नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप सभी की हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की थी। मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था। मैंने फाउंडेशन बैच में सबसे पहला इतिहास के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी, इतिहास के बारे में जो शुरुआती चीज़ें थी, उनके बारे में मैंने उस लेक्चर नंबर 1 में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल, ये दोस्त हमारा फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में मैं आप सभी को हिस्ट्री 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक चीज़ मैं हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे इस बैच के अंतर्गत चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो जानकारी आप सभी को मिल सके। तो दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आर्ध ऐतिहासिक होने वाला, आर्ध ऐतिहासिक काल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा आर्ध ऐतिहासिक काल क्या होता है और इस आर्ध ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यताएं आई और सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है। इन सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले मैंने शुरुआत की थी। क्या शुरुआत की थी? मैंने आप सभी को बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है आर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। फिर मैंने आप सभी को बताया था प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। उस पाषाण काल के 4 भाग हमने बताए थे आप सभी को। पाषाण काल आता है, उस पाषाण काल के भी 4 भाग हमने आप सभी को बताए थे। पाषाण काल में 4 भाग कौन कौन से हैं बताइएगा जरा। तो पहला भाग था पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग था मध्य पाषाण काल, तीसरा भाग कौन सा था? तीसरा भाग बताइएगा। नव पाषाण काल था, चौथा भाग था ताम्र पाषाण काल। ये सभी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें मैं आप सभी को आर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करूँगा और इसी में आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने करवाई, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैंने जो लेक्चर नंबर 1 में जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आप पिछले वीडियो से थोड़ा बहुत रिकॉल कर लें, ताकि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने आप सभी को बताया था एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है ब्रूस। ब्रूस के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग थे? कल मैंने डिस्कस किया था पार्ट लेक्चर नंबर 1 में। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तो मैंने आपको बताया था कल, क्या बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है आर्ध ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल, इस आर्ध ऐतिहासिक काल को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फिर तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग है हमारा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक काल। तीसरा भाग कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। ये चीज़ें मैंने आप सभी को लेक्चर नंबर 1 में बताई थी कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग है आर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। मैंने आप सभी को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। पहला बताया था
प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा बताया था अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा बताया था ऐतिहासिक काल। मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि इतिहास का फादर या जनक किसको बोला जाता है, तो मैंने आपको बताया था हेरोडोटस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। तो मैंने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? चर्चा की थी ये, और मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें पाषाण काल आया था। अब पाषाण काल का मतलब क्या है? पाषाण काल का नाम कैसे निकला? मैंने आप सभी को बताया था कि लेक्चर नंबर 1 में जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें पत्थर की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? पत्थर की खोज हुई थी। जब पत्थर की खोज हुई थी तो उसी पत्थर की खोज से ही पाषाण काल का नाम पड़ गया। पत्थर से ही पाषाण काल का नाम पड़ गया। तो इस पाषाण काल के भी 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसके भी 4 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा भाग बताइएगा, मध्य पाषाण काल। दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल। तीसरा भाग बताइएगा। तीसरा भाग है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। चौथा भाग कौन सा है? चौथा भाग है हमारा ताम्र पाषाण काल। मैंने आपको बताया था कि इस ताम्र पाषाण काल में आखिरी में चलते हुए यहाँ पे तांबे का भी खोज हो चुकी थी। यहाँ पे तांबे की जब खोज हो चुकी थी तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया ताम्र पाषाण काल। तांबे से ही नाम निकल के आया है ताम्र। क्या निकल के आया है? ताम्र निकल के आया है। ताम्र पाषाण काल में जब तांबे की खोज कर ली गई तो इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ गया? ताम्र पाषाण काल पड़ गया। मैंने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव रहते थे उनको ना ही लिखना आता था ना ही पढ़ना आता था। ये ना ही लिख पाते थे और ना ही पढ़ पाते थे। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन से मतलब था, इसके अलावा दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। ये लोग क्या करते थे? ये लोग जानवरों को मारते थे। जानवरों को क्या करते थे? जानवरों को मारते थे और अपना शिकार बनाते थे। शिकार बनाने के बाद उससे अपना भोजन करते थे। बात आई समझ? बिल्कुल आई। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आप सभी को लेक्चर नंबर 1 में चर्चा की थी, और इसमें मैंने आप सभी को बताया था कि पाषाण काल के 4 भाग हैं। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। ये चारों भाग मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा होगा अर्ध ऐतिहासिक काल पे। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अर्ध ऐतिहासिक काल के मतलब क्या होता है और इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं आई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, मोहनजोदड़ो क्या होता है, हड़प्पा क्या होता है, ये सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मिलेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा आप सभी के सामने। अब जरा समझिएगा, मैंने आपको बताया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव थे उनको ना ही लिखना आता था ना ही पढ़ना आता था। पर यहाँ पे जब बढ़ते हैं आगे की ओर, जब धीरे धीरे समय बीत जाता है, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अगला काल आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। इसमें जो मानव थे वो लिख तो लेते थे पर उनका उनका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आता था। उनका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आता था, तो उनका लिखा हुआ कोई पढ़ भी नहीं पाता था। तो यहाँ पे मानव क्या करते थे? यहाँ पे मानव लिख तो लेते थे पर उनका कोई पढ़ नहीं पाता था। उनका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आता था, उनका लिखा हुआ कोई भी पढ़ नहीं पाता था। इनकी भाषा ही कुछ अलग थी, इसी के लिए इनका जो लिखा हुआ है वो कोई भी पढ़ नहीं पाया। बात आई समझ अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। तो अब हम इसके बारे में विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है अर्ध ऐतिहासिक काल। तो इसको हम रब कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अर्ध ऐतिहासिक काल।
अब जरा समझिएगा, इसको आर्ध ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है भैया? प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री यहां पे लिख लीजिएगा। तो हमारा क्या टॉपिक था भैया? आर्ध ऐतिहासिक काल। तो मैंने आप सभी को बताया था कि आर्ध ऐतिहासिक काल में जो मानव थे वो लिख तो लेते थे, पर उनका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आता था। मानव लिख लेते थे पर उनका लिखा हुआ कोई पढ़ नहीं पाता था। तो मैंने आपको क्या बताया? आर्ध ऐतिहासिक काल में जो मानव थे वो लिख तो लेते थे, उनकी लिखी हुई बातें जो हैं वो कोई भी पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि उनकी भाषा ही कुछ अलग थी। इसी के लिए मैंने आपको क्या बताया? आर्ध ऐतिहासिक काल में जो मानव थे वो लिख तो लेते थे पर उनका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आता था, उनका लिखा हुआ कोई पढ़ नहीं पाता था। तो इस आर्ध ऐतिहासिक काल में हमारी एक सभ्यता आती है, उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इसी आर्ध ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है। आर्ध ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात आई समझ? बिल्कुल आई, इतना नोट कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पे बात आती है जब सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लीजिएगा हमारे क्षेत्र में या हमारे समाज में, जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अच्छे से बात कर रहा है तो लोग कह देते हैं कि ये व्यक्ति सभ्य है। क्या बोल देते हैं? कि ये व्यक्ति सभ्य है। और अगर कोई व्यक्ति मतलब गलत तरह से बात कर रहा है तो लोग क्या बोल देते हैं? कि सभ्य होके बात करिए, सही होके बात करिए, सही से बात करिए, ये बोल देते हैं ना। तो इसी हम लोग ये समझते हैं कि सभ्यता का मतलब यही होता है, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पे समझिएगा ये सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता का मतलब होता है सामाजिक रूप से रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, सामाजिक रूप से रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सभ्यता। सामाजिक रूप, इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक रूप से में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सभ्यता। अब इस सामाजिक रूप में कैसे रहते हैं व्यक्ति, अब ये भी समझिएगा भैया। जैसे मान लीजिएगा व्यक्ति का रहन सहन, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार आस पड़ोस के प्रति, और उसका रहन सहन और उसकी बोलचाल, ये सभी क्या है भैया? ये सामाजिक रहन सहन है। क्या है? ये सामाजिक रहन सहन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा सामाजिक सामाजिक रूप में रहने वाले व्यक्ति को सभ्यता कहा जाता है। बात आई समझ? सामाजिक रूप में जो भी व्यक्ति रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं भैया। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी।
अब ये इसका नाम सिंधु घाटी ही क्यों पड़ा? कुछ और भी हो सकता था, ये भी तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इस सभ्यता का सिंधु घाटी ही नाम क्यों पड़ा। तो याद रखिएगा, इसका नाम सिंधु घाटी इसलिए पड़ा, घाटी का मतलब होता है गहरा, घाटी का मतलब होता है गहरा, तो सिंधु घाटी ही नाम इसका क्यों पड़ा? सिंधु घाटी इसका नाम इसलिए पड़ा दोस्त, ये सिंधु घाटी जो नदी है, जो सिंधु घाटी नदी है, उसी के तट पर ये सभ्यता पाई गई थी। ये सभ्यता सिंधु घाटी नदी के तट पर पाई गई थी। ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता जिसका नाम पड़ा है, ये सभ्यता सिंधु घाटी नदी के तट पर पाई गई थी, इसी के लिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है भैया। इतनी बात आई समझ? इसका नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के तट पर पाई गई थी ये सभ्यता, इसी के लिए सिंधु नदी के नाम के ही कारण इसका भी नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। बात आई समझ? सिंधु घाटी नदी पर नदी के तट पर पाई गई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद रफ करें भैया। फिर उसके बाद मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक एक चीज़ आपको डिस्कस यहाँ पे करूँगा भैया, एक एक चीज़ मैं आप सभी को बताऊँगा, बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं भैया अपने टॉपिक पे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी को लाजवाब तरीके से बताने के लिए। अब समझिएगा यहां से, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से और कब तक हुआ। तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। जब इसके विकास की बात करें हम, पच्चीस सौ ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ था। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है और ध्यान भी रखनी है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका नाम सिंधु घाटी ही क्यों पड़ा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी, इसी के लिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी,
इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब जब हम बात करते हैं भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके आकार के बारे में अगर चर्चा करें, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के आकार की बात करें कि मतलब इसका आकार कैसा था, तो आपको ध्यान रखना है इसका आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? 3 भुजाओं का था, त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। जब इसके आकार की बात करें तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मतलब ऐसे कुछ था, ट्रायंगल साइड में, ट्रायंगल के शेप में इसका आकार था। किसका आकार था? सिंधु घाटी सभ्यता का। बात आई समझ? बिल्कुल आई। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा भैया। जब अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। कितनी? इसका क्षेत्र की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इतना नोट करिएगा भैया। मैंने आपको क्या बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, तो आपको ध्यान रखना है 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो ये चीज नोट कर लेनी है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। कौन फैला हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। जब अगर बात की जाए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें टोटल कितने स्थल मिले हैं, इस सिंधु घाटी सभ्यता में कुल टोटल स्थल कितने मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कुल टोटल स्थल इसमें कितने मिले? 350 टोटल स्थल मिले। अब इस 350 में से 200 जो स्थल हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में हैं। 200 स्थल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही हैं। कहाँ हैं? गुजरात में ही हैं। ये जो 200 स्थल हैं भैया, ये कहाँ हैं? गुजरात में हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल स्थल 350 मिले। कितने स्थल? 350 स्थल मिले। इस 350 स्थलों में से 200 स्थल जो हैं वो गुजरात राज्य में हैं। किसमें हैं? गुजरात में हैं। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। अब अगर बात की जाए, आगे हम बढ़ते हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की पहली शहरी व नगरीय सभ्यता थी। विश्व की पहली शहरी व नगरीय सभ्यता थी। इधर लिख लीजिएगा, थोड़ा देख लेते स्पेस कहाँ पे है भैया। विश्व की पहली शहरी व नगरीय सभ्यता थी। तो जब इसके बारे में और भी बात करें, विश्व की सबसे पहली
नगरीय व शहरी सभ्यता थी। मैंने आपको क्या बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की पहली शहरी व नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? विश्व की, जब आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली शहरी या नगरीय सभ्यता कौन थी, तो आपको जवाब देना है सिंधु घाटी सभ्यता थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, विश्व की प्रथम ग्रामीण व्यवस्था कौन सी थी, विश्व की प्रथम ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, तो यह भी आपको नोट कर लेना है। विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? मोसापोटामिया की जो सभ्यता थी वो विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता थी। मोसापोटामिया की जो सभ्यता थी वो विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता थी। अगर विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता की बात की जाए तो वो कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। और अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, तो आपको जवाब देना है मोसापोटामिया। कौन सी? मोसापोटामिया। तो इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद भैया आगे बढ़ते हैं। और अगर बात की जाए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी जो दी थी वो दी थी चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दी थी। और कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। यहां लिखिएगा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जानकारी दी। किसकी जानकारी दी? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। जब आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, तो आपको बता देना है कि चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दी थी। और वो कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। तो इतनी चीज़ आपको क्या कर लेनी है? कॉपी पे नोट कर लेनी है। अब अगर सर्वेक्षण की बात की जाए कि मतलब जांच वगैरह किसने की, जैसे मान लीजिएगा चार्ल्स मैसन ने तो जानकारी दे दी कि भैया ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ है, पर इसका सर्वेक्षण किसने किया, मतलब इसकी जांच पड़ताल किसने की, तो ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। सर्वेक्षण किसने किया था भैया? बताइएगा सर्वेक्षण कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर्वेक्षण किसने किया? तो सर्वेक्षण भैया किया था, कहाँ लिखूं, इसका सर्वेक्षण भैया किया था, यहां देखिए लिख रहा हूं, यहां पे सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। कब किया था? 1853
ईस्वी में। कब किया था? 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया गया था। जेम्स कनिंघम के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया गया था और वो कब किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी में क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। किसके द्वारा सर्वेक्षण किया गया था? जेम्स कनिंघम के द्वारा 1853 ईस्वी में क्या किया गया था? सर्वेक्षण किया गया था। और चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की क्या दी थी? जानकारी दी थी। कब दी थी? तो भैया दी थी 1826 ईस्वी में दी थी। कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए। पुरातत्व विभाग की जब हमने चर्चा की थी इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में, पुरातत्व का मतलब ये होता है भैया, जैसे मान लीजिएगा पुराने ज़माना के जो मानव हुआ करते थे वो जैसे एक्सपायर हो जाते थे या उनकी मतलब मौत हो जाती थी, वो जब दफना दिए जाते थे, पुराने ज़माने में दफनाया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कल आप सभी को बताया भी था लेक्चर नंबर 1 में। तो वो दफना दिए जाते थे, या बड़े बड़े जो डायनासोर वगैरह होते थे और जो बड़े बड़े मतलब जानवर हुआ करते थे, पेड़ पौधे दब जाते थे, वो ज़मीन में दब जाते थे। अगर वो आज के टाइम पे उनके कोई भी कंकाल अगर निकलते हैं तो उन कंकालों को ही बोला जाता है पुरातत्व। क्या बोला जाता है? पुरातत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरातत्व बोला जाता है। इन कंकालों का जो अध्ययन होता है वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ही होता है भैया। मैंने आपको बताया था ये पुरातत्व विभाग जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कल लेक्चर नंबर 1 में बताया था। इस पुरातत्व की स्थापना भैया कब की गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग की सबसे पहले स्थापना की गई थी 1904 में। कहाँ लिखूं? थोड़ा देख लेते स्पेस। यहां लिखते हैं भैया 1904 में पुरातत्व विभाग की क्या की गई थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में। किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। अगर बात की जाए इस पुरातत्व विभाग का जो पहला महानिदेशक था, पहला महानिदेशक कौन था भैया? जब 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना तो कर दी गई, पर इसका पहला महानिदेशक कौन था? जब महानिदेशक की बात की जाए तो पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक था सर जॉन मार्शल। कौन था? सर जॉन मार्शल। अब भैया रब करना पड़ेगा, मैं इसको हटाए दे रहा हूँ, यहाँ से इधर वाला रब किए दे रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया? 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब यहाँ पे समझिएगा इस पुरातत्व विभाग का जो पहला महानिदेशक कौन था? पहला जो महानिदेशक कौन था भैया बताइएगा? प्रथम महानिदेशक कौन था भैया बताइएगा? तो पहला महानिदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल पहला महानिदेशक था। किसका? पुरातत्व विभाग का। जो पुरातत्व विभाग जिसकी
स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में की थी। तो इतना आपको नोट कर लेना है भैया। अब अगर बात की जाए ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसकी खुदाई किसने कराई थी? तो इसकी जब इसके बारे में चर्चा हुई और इसके बारे में भैया जानकारी मिली कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है और यहाँ पे ऐसी मतलब ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी यहाँ पे चीज़ें हैं, जब यहाँ पे जानकारी मिली तो इसकी खुदाई सबसे पहले किसने कराई? तो इसकी खुदाई भैया कराई है किसने? दयाराम साहनी ने। किसने कराई? दयाराम साहनी ने इसकी क्या कराई? खुदाई कराई। तो इतनी चीज़ भी आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण किसने किया? ये तो मैंने आप सभी को बताया कि सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी ये सभ्यता, तभी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। पर इसका किसी ना किसी ने नामकरण तो किया होगा। जी बिल्कुल। तो इसका नामकरण किया था सर जॉन मार्शल ने। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किसने किया था भैया? इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया था। तो ये चीज भी आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है भैया, इसी समय कांस्य की भी खोज हुई थी। कांस्य किसकी खोज हुई थी? कांस्य की खोज हुई थी। इसी समय में कांस्य की भी खोज हुई थी। कांस्य की खोज भी इसी के समय में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे ही कांस्य की खोज भी हुई थी। इसी के लिए इस समय को क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही कांस्य की भी खोज हुई थी। तो इसी को क्या बोला गया? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया। ये चीज भी आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता की सीमाओं की तरफ, कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी सीमाएं कौन कौन सी थी, कौन सी सीमा में किस व्यक्ति ने उसकी खुदाई कराई और कब कराई और कहाँ पे थी। ये सभी तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। सिंधु सभ्यता की सीमाएं, सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं दिशा के लिए। ऊपर वाली दिशा कौन सी होती? उत्तर। नीचे वाली दक्षिण। इधर वाली पूरब। इधर वाली पश्चिम। ये हमारी दिशाएं होती हैं। क्या होती है? दिशाएं होती हैं। क्या होती है भैया? दिशाएं होती। उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, क्या बोलते हैं, नॉर्थ। इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं ईस्ट, क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो इतनी चीज़ भी आपको मालूम होगी, बिल्कुल मालूम होगी। तो ये दिशाएं हैं। अब इन दिशाओं के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक थीं और कौन सी सीमा किस दिशा में थी, और उस सीमा की खुदाई कब कराई गई थी, और किस तट पर थी, कौन सी नदी के तट पर थी, और किसने उसकी खुदाई कराई, ये सभी तमाम जानकारी अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ अगर उत्तर दिशा की बात की जाए तो उत्तर दिशा में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है मांडा। एक जगह का नाम है मांडा। इस उत्तर दिशा में एक जगह का नाम पड़ता है मांडा। ये मांडा जो जगह है वो कहाँ पड़ती है, कश्मीर में पड़ती है। इसी मांडा, ये जो मांडा है वो चिनाब नदी के तट पर पड़ता है। चिनाब नदी के तट पर। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी भाग था वो उत्तरी भाग कहाँ पड़ता था, मांडा में पड़ता था। कहाँ पड़ता था, जो उत्तरी भाग था वो मांडा में पड़ता था। अब ये मांडा कहाँ है, कश्मीर में है। अब ये मांडा भैया चिनाब नदी के तट पर पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बॉर्डर लाइन थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो कहाँ पड़ती थी, मांडा में पड़ती थी। कहाँ पड़ती थी, मांडा में पड़ती थी। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर बात की जाए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तरी भाग मांडा में पड़ता था, बिल्कुल पड़ता था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्तरी सीमा मांडा में पड़ती थी। अब इस मांडा में जो उत्तरी सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की पड़ती थी उसकी खुदाई किसने कराई, उसकी खुदाई भैया किसने कराई बताइए, इसकी खुदाई किसने कराई। तो इसकी खुदाई याद रखिएगा, जगपति जोशी ने कराई। किसने कराई, जगपति जोशी ने कराई। जगपति जोशी ने 1982 में कराई। कब कराई, 1982 में जगपति जोशी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी भाग है वहां की खुदाई किसने कराई, जगपति जोशी ने कराई। कब कराई, 1982 में कराई। दोबारा सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो सीमा मांडा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, मांडा में। और ये मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और ये मांडा चिनाब नदी के तट पर है। अब ये इसकी खुदाई किसने कराई, तो जगपति जोशी ने कराई। कब कराई, तो 1982 में कराई। इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे समझिएगा, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी सीमा की बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी पूर्वी सीमा की बात करें, मतलब ईस्ट साइड की जो बॉर्डर लाइन है, सिंधु घाटी सभ्यता की ईस्ट साइड की जो बॉर्डर लाइन है उसके बारे में चर्चा करूं तो इधर कौन सा क्षेत्र पड़ता है, वो क्षेत्र है आलमगीरपुर। कौन सा, आलमगीरपुर। कौन सा पड़ता है, आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमा है वो पूर्वी सीमा कहाँ पड़ती थी, आलमगीरपुर में पड़ती थी। और ये आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और ये जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ है, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे है। बात आई समझ, बिल्कुल आई। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी पूर्वी सीमा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में पड़ती है। और वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और ये जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। बात आई समझ, बिल्कुल आई। इतना नोट करिएगा।
अब इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ? तो इसका उत्खनन की अगर बात की जाए तो इसका उत्खनन भैया हुआ था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था। क्या हुआ था? उत्खनन इसका किसके द्वारा हुआ था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुआ था। तो इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे जब हम दक्षिण सीमा की ओर आए, जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी सीमा थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा थी, मतलब साउथ बॉर्डर लाइन जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साउथ की जो सीमा थी, साउथ दिशा की जो सीमा थी, वो सीमा कहाँ थी? तो याद रखना है आपको, ये सीमा पड़ती थी दैमाबाद में। कहाँ पड़ती थी? दैमाबाद में। ये सीमा पड़ती थी दैमाबाद में। ये दैमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है। अब ये दैमाबाद जो है वो कहाँ बसा हुआ है? परवरा नदी के तट पर। परवरा नदी के तट पर बसा है ये दैमाबाद। कहाँ है? परवरा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब ये दैमाबाद है कहाँ भैया? महाराष्ट्र में है। तो बात आई समझ। मैंने आपको क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद में पड़ती है, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अब ये दैमाबाद परवरा नदी के तट पर पड़ता है। अब इस दैमाबाद से मिला क्या? इस दैमाबाद से धातु का पहिया मिला। क्या मिला? धातु का पहिया मिला। इस दैमाबाद से क्या मिला? धातु का पहिया मिला। धातु का पहिया कहाँ से मिला? इसी दैमाबाद से। और क्या मिला था? इक्का गाड़ी का पहिया। इक्का गाड़ी का प्रमाण भी यहीं से मिला। इक्का गाड़ी का प्रमाण भी कहाँ से मिला? इसी दैमाबाद से मिला। इक्का गाड़ी का प्रमाण भी इसी दैमाबाद से मिला, और धातु का पहिया भी इसी दैमाबाद से मिला। ये दैमाबाद आपका परवरा नदी के तट पर पड़ता है। अब ये दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। जब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा की, तो ये दक्षिणी सीमा दैमाबाद में पड़ती है। ये दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, और ये दैमाबाद जो है वो परवरा नदी के तट पर बसा है। और इसी दैमाबाद से इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला, और इसी दैमाबाद से धातु का पहिया भी मिला था। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है। जब हम बात करते हैं भैया सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी सीमा की, जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा की, जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी सीमा की, मतलब सिंधु घाटी या इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेस्ट दिशा की जब हम बात करते हैं, तो इधर पश्चिमी सीमा के तरफ कौन सा क्षेत्र था? तो क्षेत्र वो था सुतकांगडोर। सुतकांगडोर। ये सुतकांगडोर कहाँ है भैया? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब ये सुतकांगडोर पड़ता कहाँ है? दासक नदी के किनारे। दासक नदी कहाँ पड़ता है भैया? दासक नदी। ये दासक नदी के तट पर पड़ता है भैया, सॉरी, दासक नदी के तट पर पड़ता है। ये जो सुतकांगडोर है ये दासक नदी के तट पर पड़ता है, और ये सुतकांगडोर जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा थी वो कहाँ पड़ती थी? सुतकांगडोर में पड़ती थी। अब ये सुतकांगडोर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि दासक नदी के तट पर है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये इतना आप नोट कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी लिखा देते हैं, कुछ स्पेस बना के यहाँ पे भैया। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक लिख लेनी है। कौन सी ट्रिक देखिएगा, याद करने की ट्रिक। कैसे आप याद करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी सीमा कहाँ पड़ती थी, किस जगह पर पड़ती थी, किस नदी के किनारे पड़ती थी। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है, इधर डाल लेना है सम AD। क्या डालना है, सम AD डालना है। क्या डालना है भैया, सम AD। और दूसरे साइड में डच है पर, डच है पर, डच है पर, डच है पर। सा से क्या होगा बताइएगा, सा से बताइएगा। सा से होगा सुत कंगडोर। सा से क्या होगा, सुत कंगडोर होगा। सुत कांगडोर। सा से क्या होगा, सुत कांगडोर। अब डा से क्या होगा भैया, डा से क्या होगा, दासक नदी। डा से क्या होगा, दासक नदी। ये सुत कांगडोर कहाँ पड़ता है, दासक नदी के तट पर पड़ता है। फिर माँ से क्या होगा भैया, माँ से देखिएगा, माँ से आपका क्या होगा बताइएगा जरा। माँ से देखिए इसमें क्या है, कुछ है। हाँ, माँ से होगा मांडा। क्या होगा, मांडा, मांडा। अब ये मांडा कहाँ पड़ती है, तो चा से क्या होगा भैया, चिनाब, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी के तट पर। फिर आता है हमारा AD। AD, ए से क्या होगा बताइएगा, आलमगीरपुर। क्या होगा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। फिर ये देखिए हा से क्या होगा, क्या होगा भैया, हा से आलमगीर, हिंडन नदी। हा से होगा हिंडन नदी। हा से क्या होगा भैया, हिंडन नदी हो जाएगा। फिर डी से क्या होगा बताइएगा जरा। डी से होगा दैमाबाद। फिर ये देखिएगा पर से क्या होगा, पर से क्या होगा, परमरा। पर से क्या होगा भैया, परमरा नदी। परमरा नदी। तो ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी ट्रिक। क्या थी भैया, ट्रिक थी हमारी। ये क्या थी भैया, हमारी ट्रिक थी। तो इतना नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा भैया, मैंने आपको क्या बताया, सम AD। सा से हो जाएगा सुत कंगडोर, माँ से हो जाएगा मांडा, ए से हो जाएगा आलमगीरपुर, डी से हो जाएगा दैमाबाद। अब देखिएगा इधर, डा से हो जाएगा दासक नदी, चा से होगा चिनाब नदी, हा से होगा हिंडन नदी, पर से होगा परवरा नदी। कौन सी नदी, परवरा नदी। तो इतनी चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो दोस्त ये थी हमारे वीडियो का अंत। इस वीडियो में मैंने आप सभी को आर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा की है और इसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है दोस्त। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 के कई सारे पार्ट्स भी होंगे, उन कई सारे पार्ट्स में मैं आप सभी को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और ये जितने भी हैं दोस्त, हमारे जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जगह हैं, उनके बारे में विधिवत रूप से हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे अंत होता हुआ दोस्त। जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट रह जाता है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।